हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज सीए इंटर एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 में हम लोग जिस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, जिसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर। उसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर और ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, मॉड्यूल नंबर 2 का। आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, मॉड्यूल नंबर 2 का। आपको सीए इंटर में टोटल 3 मॉड्यूल पढ़ना है। हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया सेकेंड मॉड्यूल के साथ। सेकेंड मॉड्यूल में हमने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर दिया, अकाउंट्स ऑफ कंपनी कर लिया। हमने एक छोटा चैप्टर साथ में डिपॉजिट कर लिया। अगर हम ऑडिट ऑडिटर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कर लें तो हमारा सेकेंड मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मॉड्यूल का एक चैप्टर हम करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो हमारा 5 to 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अदर लॉ करेंगे और अदर लॉ करने के बाद फिर से एक बार हम कंपनी में लौटेंगे और कंपनी के 4 चैप्टर 1 2 3 4 कर लेंगे, तो हमारा रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सेक्शन रेंज देखें तो सेक्शन 179 to 148 का ये चैप्टर है। सेक्शन 139 to 148। एडीटी देखें तो एडीटी जो है वो इन्वॉल्व है 1 to 4। अगर आप सेक्शंस देखें तो आपको सेक्शंस पढ़ने हैं। पहला है सेक्शन 139। सेक्शन 139 में हम लोग पढ़ेंगे बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर कंपनी गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या सब्सिक्वेंट ऑडिटर का। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं या सब्सिक्वेंट ऑडिटर, उसके आधार पे अपॉइंटमेंट करेंगे। रोटेशन क्या होता है, ये सारी बातें सेक्शन 139 में पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन 140 है रिमूवल का, रिमूवल रेजिग्नेशन की बातें करेंगे सेक्शन 140 में। सेक्शन 141 में क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे ऑडिटर्स की। उसके बाद सेक्शन 142 में रेम्युनरेशन की बात होगी। सेक्शन 143 में पावर एंड ड्यूटीज है ऑडिटर के। सेक्शन 144 में है ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। सेक्शन 145 में ऑडिटर साइन करेगा, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। सेक्शन 146 है ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। सेक्शन 147 है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन और सेक्शन 148 है कॉस्ट ऑडिट का। तो आप 2 मिनट का समय लीजिए और आप जहां बैठे हुए हैं एक बार सेक्शंस नंबर में क्या लिखे हुए हैं एक बार याद कीजिए, बोल बोल के जल्दी। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट है, सेक्शन 140 में रिमूवल रेजिग्नेशन है, सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, सेक्शन 142 रेम्युनरेशन है, सेक्शन 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है, सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, सेक्शन 145 है ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 146 है ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, सेक्शन 147 में पनिशमेंट है और सेक्शन 148 इज कॉस्ट ऑडिट। एक दो बार और पढ़िए, आपको याद हो जाएगा बेटा। एक दो बार और पढ़िए और आपको सेक्शंस के नाम याद हो जाएंगे। मैंने आपको बोला है कि सेक्शन का प्रोविजन और कंटेंट याद करने के लिए सेक्शन का नंबर और उसका नाम याद होना जरूरी है, पहला एसेंशियल कंडीशन।
तो आप सेक्शन 139 टू 148 में आपने ये नाम याद किया। चलो एक बार बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ बोलो। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140 रिमूवल रेजिग्नेशन, 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 142 रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, सेक्शन 145 ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, section 146 auditor to attend general meeting, 147 punishment for contravention and 148 cost audit. ई फॉर्म्स एडीटी 4 हैं टोटल, एडीटी 1 2 3 4। एडीटी 1 फाइल करते हैं आरओसी को, एडीटी 1 फाइल करते हैं आरओसी को विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सबसीक्वेंट ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जब सबसीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है उसके 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज एडीटी 1 आरओसी को सबमिट करना होता है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में जब सबसीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट, सबसीक्वेंट मतलब फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं कर रहे, सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑडिटर जब अपॉइंट होता है उसके 15 दिन के अंदर एडीटी 1 आरओसी को सबमिट करके आपको बताना होता है ऑडिटर के बारे में। एडीटी 2 है एप्लीकेशन, किसको? सीजी को। विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन पास इन बोर्ड मीटिंग फॉर रिमूवल। मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या कंपनी में कंपनी ऑडिटर को रिमूव करना, निकालना आसान बात है कि मुश्किल बात है? ये बताओ मुझे। क्या ऑडिटर दूध में मक्खी है क्या कि ऐसे निकाल के आप फेंक दीजिएगा? ऑडिटर को निकालना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास कीजिए बोर्ड मीटिंग में, वहां से 30 दिन के अंदर एडीटी 2 सबमिट कीजिए सीजी को और सीजी से लीजिए अप्रूवल कि भैया हम ऑडिटर को निकालना चाहते हैं। और जब सीजी अप्रूवल दे दे उसके 7 दिन के अंदर जनरल मीटिंग बुलाइए और तब आप ऑडिटर को निकाल सकते हैं। और वो भी उसको निकालने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा, नोटिस देना होगा कि फिर क्यों आप ऑडिटर को निकालना चाहते हैं, और तब जाके ऑडिटर निकलेगा बेटा। तो मतलब ऑडिटर को निकालना एक टेढ़ी खीर है। तो एडीटी 2 क्या है? एप्लीकेशन है सीजी को, जो हम बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर देते हैं कि भैया हम ऑडिटर को निकालना चाहते हैं, आप हमें अप्रूवल दे दो। एडीटी 3 है फाइल टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन मेंशनिंग द रीजन। अगर ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, रिमूवल का मतलब है कि कंपनी उसको निकाल रही है, और रेजिग्नेशन का मतलब है बेटा कि वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कंपनी छोड़ के जा रहा है। तो ठीक है भाई ऑडिटर साहब, इच्छा आपकी है कंपनी छोड़ के जाइए, पर हमें कारण तो बताइएगा, रीजन तो बताइएगा, आरओसी को बताइए कि आखिर आप क्यों रिजाइन करके जा रहे हैं। और एडीटी 4 है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू सीजी इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज 1 करोड़ और मोर। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सीजी को रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग होगी एडीटी 4 में। इंपॉर्टेंट है एडीटी। एक बार आप चारों एडीटी का नाम याद कीजिए कि कौन सा एडीटी क्यों आपने सबमिट किया था। एडीटी 1 2 3 4। 2 मिनट का फिर से समय, और आप जहां बैठे हैं वहीं बैठ के और मुझे जल्दी से याद करके बताइए। एडीटी 1 2 3 4। एडीटी 1 आरओसी को फाइल करेंगे, सबसीक्वेंट ऑडिटर जब नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट करेंगे, जब नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सबसीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे उसके 15 दिन के अंदर एडीटी 1 सबमिट करेंगे। एडीटी 2 में एप्लीकेशन देंगे सीजी को,
बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन देंगे सीजी को कि भैया हम ऑडिटर को निकालना चाहते हैं। एडीटी 3 है, जिस दिन ऑडिटर रिजाइन करेगा उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को बताएगा रीजन कि वो क्यों रिजाइन करके जा रहा है। और एडीटी 4 है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू सीजी, सीजी को आप रिपोर्टिंग करते हैं फ्रॉड का। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ तो ये बात सीजी को बताना है एडीटी 4 में। एक बार आप याद कीजिए, लाउड हो। लॉ याद करते समय, पढ़ते समय हमेशा बोले, बोल बोल के पढ़े, कभी भी हिचकिचाए नहीं। जितना लाउड होंगे लॉ उतना याद होगा। तो चलिए एडीटी 1 2 3 4 जल्दी याद कीजिए, 1 मिनट और है। याद हो गया? सेक्शन 139 टू 148 और एडीटी 4 हो गया। तो हम अब एंटर करेंगे एक एक करके, एक एक सेक्शन के अंदर बेटा। ऑडिट एंड ऑडिटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेक्शन 139, 141, 143 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 147 पनिशमेंट का इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी चैप्टर है और अच्छा है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं एक एक करके सेक्शंस। बड़े सेक्शंस को पढ़ने में समय लगेगा, बहुत पेशेंस से पढ़िएगा। केस स्टडी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। केस स्टडी बनाता है ऑडिट ऑडिटर चैप्टर से, और केस स्टडी होती आसान है। चैप्टर समझा हुआ है, हम आराम से हर केस स्टडी को कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सेक्शन 141 में चलते हैं, जहां पढ़ते हैं कि भैया ऑडिटर कौन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अगर 10 बार क्वेश्चन पूछता है आईसीआई तो 9 टाइम आउट ऑफ 10 टाइम 9 टाइम क्वेश्चन इसी सेक्शन से होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है 141। टाइम लगता है समझने में सेक्शन को, सेक्शन बड़ा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन बड़े सेक्शन हम उठाएंगे, हो सकता है कि पूरे क्लास में, जैसे जिस दिन सेक्शन 141 पढ़े, 139 पढ़े, 143 पढ़े, हो सकता है उस दिन एक ही सेक्शन पढ़ पाएंगे, और बाकी दिन एक दिन में 4 5 6 सेक्शंस भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से 5 दिन में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, ऑडिट एंड ऑडिटर, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन का
सेक्शन 141 में सेक्शन 141 का सेक्शन 141 का सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 क्वालिफिकेशन। भैया ऑडिटर का क्वालिफिकेशन में कौन होगा ऑडिटर? तो इसने कहा या तो इंडिविजुअल और नहीं तो फर्म, या तो इंडिविजुअल ऑडिटर होगा नहीं तो फर्म। इंडिविजुअल कौन? जो सीए है प्लस जिसके पास सीओपी है। मान लो इंडिविजुअल है बेटा, हम सीए हैं, मेरे पास सीओपी है, तो हम क्या हो सकते हैं? ऑडिटर। हम सीए भी हैं और मेरे पास सीओपी भी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो हम क्या हो सकते हैं? ऑडिटर। हम सीए हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं हम। मैंने सीए का एग्जामिनेशन फाइनल पास किया है, मैंने जो जीएमसीएस आईटी ट्रेनिंग जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी करी है, तो हम सीए हैं प्लस मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ सबसे पहले मेंबरशिप आपको लेना होता है एंड आफ्टर गेटिंग मेंबर आपको अप्लाई करना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं तो इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल जो सीए है जिसके पास सीओपी है वो ऑडिटर हो सकता है। दूसरा इसने कहा कि कोई भी फर्म हो सकते हैं, तो फर्म के मतलब में यहाँ पार्टनरशिप भी है और इंडियन एलएलपी भी है। पार्टनरशिप फर्म और इंडियन एलएलपी जिसके मेजॉरिटी पार्टनर सीए प्लस सीओपी वाले हैं जो प्रैक्टिस इंडिया में करते हैं, वो फर्म भी हो सकता है ऑडिटर। इंडिविजुअल जो सीए प्लस सीओपी है जिसके पास, और फर्म मतलब पार्टनरशिप एज वेल एज इंडियन एलएलपी, पार्टनरशिप एज वेल एज इंडियन एलएलपी जिसके मेजॉरिटी पार्टनर सीए हैं जिनके पास सीओपी है जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, वो फर्म भी हो सकता है ऑडिटर। एक एग्जांपल हमने कहा, मान लो एक फर्म जिसमें 15 पार्टनर हैं, 8 ऐसे पार्टनर हैं जो सीए प्लस सीओपी, तो आउट ऑफ 15 मेजॉरिटी 15 है टोटल, तो आउट ऑफ 15 8 ऐसे पार्टनर हैं जो सीए प्लस सीओपी है, तो हो गया मेजॉरिटी। तो बोल रहे हैं कि ये फर्म हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बाकी जो पार्टनर हैं वो दूसरे हो सकते हैं। अब इन 8 में से क्वालिफाइड पार्टनर एक्ट एंड साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट को ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। तो बोला कि मेजॉरिटी पार्टनर सीए प्लस सीओपी होने चाहिए, इनमें से कोई भी पार्टनर जो है ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है और फर्म के बिहाफ में एक्ट कर सकता है। लेकिन मान लो दूसरे पार्टनर सीएस हैं, सीएमए है, एडवोकेट है, एक्चुरी है, एमबीए है, तो वो जो है ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट साइन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए आपको सीए प्लस सीओपी होना पड़ेगा, तो ही आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हैं बेटा। और सेक्शन 141 के सबसेक्शन 3 में बातें होंगे डिस्क्वालिफिकेशन की। तो क्वेश्चन कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ क्वालिफिकेशन ऑडिटर का क्वालिफिकेशन है इंडिविजुअल या फर्म। फर्म में एलएलपी भी है इंक्लूडेड, जहां मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए प्लस सीओपी है और इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, वो फर्म हो सकता है ऑडिटर। पर हमसे क्वेश्चन ये पूछने वाला नहीं है कि बताओ क्वालिफिकेशन, हमसे क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्वालिफिकेशन पे बेस्ड कि क्या ये ऑडिटर हो सकता है कि नहीं। तो हमें डिस्क्वालिफिकेशन को पढ़ना है। एक सीए किसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है बेटा? सीए कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप। एक सीए किसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है? बोल रहे हैं कि एक सीए दूसरे सीए के साथ, सीएस के साथ, सीएमए के साथ, एडवोकेट के साथ।
एक्चुअरी के साथ, इंजीनियर के साथ, आर्किटेक्ट के अनुसार और एमबीए के साथ कर सकता है पार्टनरशिप। एक बार रीड करेंगे आप कि एक सीए किनके किनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। 1 मिनट का समय लीजिए और बताइए कि एक सीए किनके किनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। तो एक सीए, दूसरे सीए, सीए में एडवोकेट, एक्चुअरी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एमबीए के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। लेकिन पार्टनरशिप करने पे रोक नहीं है, पर मेजॉरिटी पार्टनर सीए प्लस सीओपी होने चाहिए और वही ऑडिट रिपोर्ट साइन कर पाएंगे। ये लोग ऑडिट रिपोर्ट नहीं साइन कर पाएंगे। सीए, सीए में ये सब भी पार्टनर है, लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। कैन एन एम्प्लॉई और मैनेजर ऑफ अ फर्म कैन साइन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म? क्या फर्म का कोई एम्प्लॉई या मैनेजर फर्म के बिहाफ में ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है क्या बेटा? सोच के बोलना। क्या फर्म का कोई एम्प्लॉई या मैनेजर फर्म के बिहाफ में ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर सकता है क्या? सोच के बोलना। नहीं, नो। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने का अधिकार उसी को है जो सीए और सीओपी है। सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 देखो कितना स्टार लगा हुआ है। डिस्क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, डिस्क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट। चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी क्वालिफाइड फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ये लोग कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकते, ये लोग कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकते। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इंडियन एलएलपी। अभी आपने बोला इंडियन एलएलपी में हम डेजिग्नेटेड पार्टनर रखते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। इसलिए हमने कहा कि चलो इंडियन एलएलपी को अलाउ करते हैं, इवन दो कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन वहां अपने रिस्पांसिबिलिटी दी है कि भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पांसिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। और आपने कहा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? हमेशा इंडिविजुअल। किसी भी एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, वो दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, और उसमें एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। पढ़ा है ना आपने ये बात? तो इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाई है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन हम रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते।
लेकिन इंडियन एलएलपी में चूंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस, इसलिए हमने कहा कि चलो इंडियन एलएलपी एक्सेप्शन है, इंडियन एलएलपी ऑडिटर हो सकता है। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। आप जिस कंपनी में ऑफिसर हैं, ऑफिसर मतलब क्या है, आप उस कंपनी में डायरेक्टर है, केएमपी या प्रमोटर, इनको ऑफिसर बोलते हैं। आप किसी कंपनी में अगर डायरेक्टर है, केएमपी है, प्रमोटर है, तो आप क्या है, ऑफिसर। तो अगर आप किसी कंपनी में ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, तो भैया आप ऑडिटर नहीं हो सकते उस कंपनी के। बात सही भी है। अब जिस कंपनी के हम ऑफिसर हैं या जिस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है, क्या हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे? बोला नहीं। जबकि ऑडिटर की क्वालिटी है कि ही मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ही मस्ट बी अनबायस्ड पर्सन। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए। तो अगर हम ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं तो क्या हम इंडिपेंडेंट होंगे? आंसर है नहीं। तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। अगर आप किसी कंपनी में ऑफिसर एम्प्लॉय हैं तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते। केएमपी का मतलब बड़ा है। केएमपी का मतलब होता है सीईओ, सीएफओ, सीएस, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। अगर आप किसी कंपनी में सीईओ हैं, सीएफओ हैं, एमडी हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, सीएस हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, तो भैया आप डिस्क्वालीफाई हैं, आप ऑडिटर नहीं हो सकते। तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन, अ पर्सन हु इज द पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय। अगर हम किसी कंपनी में ऑफिसर एम्प्लॉय हैं तब तो हम डिस्क्वालीफाई हैं। अगर हम ऑफिसर एम्प्लॉय के पार्टनर एम्प्लॉय भी हैं तो हम डिस्क्वालीफाई है। इसमें एक एग्जांपल आपको दिया है कि एक कंपनी है बेटा ए लिमिटेड। इस कंपनी में मिस्टर ए एमडी है, मतलब केएमपी है, और मिस्टर ए जो है एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर है। तो मिस्टर ए तो डिस्क्वालीफाइड है ही, वो फर्म के दूसरे पार्टनर्स जो हैं बीसी वो भी डिस्क्वालीफाई है। तो अगर एक फर्म के तीनों पार्टनर डिस्क्वालीफाई है तो क्या ये फर्म डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा टू बी एन ऑडिटर? तो बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाई, ऑफिसर एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है बेटा, नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या रिलेटिव, अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या रिलेटिव शेयर होल्ड करते हैं, क्या करते हैं बेटा? शेयर होल्ड करते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी कंपनी में या उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी या फेलो सब्सिडियरी कंपनी में, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पर्सन या मान लो मैं सीए एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, तो हम या मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव किसी कंपनी में या उस कंपनी की एसोसिएट सब्सिडियरी, होल्डिंग या फेलो सब्सिडियरी में भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करते हैं तो हम लोग डिस्क्वालीफाइड है, हम ऑडिटर नहीं हो सकते। सिक्योरिटी का मतलब हम शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड होल्ड करते हैं, और कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है उसमें अगर इंटरेस्ट होल्ड करते हैं तो भी हम डिस्क्वालीफाइड है। यहाँ पे बेटा रिलेटिव को एक एक्सेप्शन, रिलेटिव को एक एग्जम्पशन दिया गया कि सुनो रिलेटिव, तुम 1 लाख रुपए तक के फेस वैल्यू के सिक्योरिटी होल्ड कर सकते, तुम अप टू 1 लाख फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, अप टू 1
फेस वैल्यू के शेयर होल्ड कर सकते हो। और अगर रिलेटिव 1 लाख से ज्यादा का शेयर होल्ड करे तो उनको आपको करेक्टिव एक्शन के लिए समय दिया जा रहा है 60 दिन। 60 दिन के अंदर रिक्वेस्ट कीजिए रिलेटिव को कि भैया शेयर छोड़ दो, शेयर छोड़ दो, नहीं तो मैं उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। या तो शेयर छोड़ दो और नहीं तो फिर आप रिलेटिव छोड़ दो, एफिडेविट दो और बोलो कि भैया इनसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, मैं नहीं जानता ये कौन। तो बोला कि अगर कोई पर्सन या पार्टनर या रिलेटिव किसी कंपनी में या उसकी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग फेलो सब्सिडरी में सिक्योरिटी होल्ड करते हैं तो वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन कुछ एग्जम्पशन दिया गया रिलेटिव्स को कि रिलेटिव अप टू 1 लाख फेस वैल्यू के शेयर होल्ड कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर अगर होल्ड करेंगे तो 60 दिन के अंदर उनको मनाइए और मना के बोलिए कि भैया सिक्योरिटी छोड़ दो, नहीं तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो फ्रॉम 61st डे यू हैव टू वैकेंट द ऑफिस, क्योंकि अब आप तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अब पर्सन, पार्टनर या रिलेटिव, एक पर्सन या पार्टनर या उसका रिलेटिव अगर कंपनी से लोन लिए हैं 5 लाख से ज्यादा का, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, कंपनी से लोन लिए हुए हैं, इंडेटेड हैं इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा, कहां फिर से वही कंपनी में उसकी एसोसिएट कैश कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग या फेलो सब्सिडरी में, तो भी डिस्क्वालीफाइड, या अगर कोई पर्सन या उसका रिलेटिव या पार्टनर 1 लाख से ज्यादा का गारंटी या सिक्योरिटी दिया हुआ है, मतलब कोई थर्ड पार्टी लोन ले रहा था और इन्होंने सिक्योरिटी दे दी, गारंटी दे दी, तो देखो 1 लाख से ज्यादा का गारंटी देके भी डिस्क्वालीफाई और 5 लाख से ज्यादा का लोन लेके डिस्क्वालीफाई, मतलब गारंटी कम में डिस्क्वालीफाई हो जा रही है, लोन तो 5 लाख से ज्यादा एक्सीड होने पे हो रहा है ना बेटा, तो डिस्क्वालीफाई। इसी कहानी को इन्होंने लैंग्वेज के रूप में लिखा है, जो कहानी अभी आपने पढ़ी उसी कहानी को लैंग्वेज में लिखा था, मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप में है किसी कंपनी या उसके सब्सिडरी होल्डिंग या एसोसिएट या फेलो सब्सिडरी में, एक पर्सन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप कर रहा है कैश या फेलो सब्सिडरी के साथ, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मान लो सुबह उठते हैं पेप्सोडेंट करते हैं, तो क्या हम पेप्सोडेंट कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते? कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर हम आर्म लेंथ प्राइस पे किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आर्म लेंथ प्राइस पे, तो बिल्कुल मतलब विस्तारा मुझे जितने में एयर टिकट देता है आपको भी उतने में देता है, तो क्या हम उसके साथ बिजनेस रिलेशन में बोल रहे हैं? एक्सेप्शन है इसका, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स में हम कर रहे हैं आम प्राइस पे, जैसे टाटा ताज में हम जितने में ठहरते हैं, ताज में मुझे एक दिन में जितना रूम का चार्ज लगता है आपको भी उतना लगता है, तो हम तो उनके साथ ऑर्डिनरी कोर्स में आर्म लेंथ प्राइस पे है, तो इसको कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। मेदांता हॉस्पिटल मेरा इलाज जितने में करता है आपका भी इलाज करता है, तो क्या हम उनके साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं? नहीं। ताज ने मुझे जितने में रूम दिया है आपको भी उतने में ही दिया है, विस्तारा मुझे जितने में एयर टिकट देता है आपको भी उतने में ही देता है, एयरटेल मेरा जितने में रिचार्ज करता है आपका भी करता है, तो भैया हम तो आर्म लेंथ प्राइस पे है ऑर्डिनरी कोर्स में, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ऐसे तो हम लोग हर दिन हर कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तब तो फिर हम किसी के नहीं हो पाएंगे ऑडिटर,
तो एक्सेप्शन है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स में आर्म लेंथ प्राइस पे कर रहे हैं तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानते। कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड। अब हमें परमिशन है कि हम डीटी कंसल्टेंट हो सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो अगर हम किसी कंपनी में जीएसटी कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो एक्सेप्शन है, हम ऑडिटर हो सकते हैं। अगर आपका रिलेटिव किसी कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी हो तो भैया आप डिस्क्वालिफाइड है। अगर मेरा रिलेटिव किसी कंपनी में क्या है, डायरेक्टर या केएमपी है, तो उस कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते। अगर मेरा रिलेटिव एम्प्लॉय है तो हो सकते हैं। इस बार एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ऑडिटर है, मान लो हम ऑडिटर है, अब मेरे हस्बैंड किसी कंपनी में एम्प्लॉय है मान लो, तो अगर वो एम्प्लॉय है तो मुझे उस कंपनी को ऑडिट करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है तो भैया हम उस कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते। अगर रिलेटिव डायरेक्टर या केएमपी है तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते। एम्प्लॉय है तो दिक्कत नहीं है। A person who is in the full time employment elsewhere, बेटा हम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं काम करते हैं तो ऑडिटर नहीं हो सकते। एक बार में तो एक ही काम करोगे ना, अगर कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? एक सीए मैक्सिमम कितना कंपनी ऑडिट कर सकता है? 20 से ज्यादा करेंगे तो डिस्क्वालीफाई। कितनी कंपनी ऑडिट कर सकता है एक सीए? 20 की संख्या काउंट करते समय ये काउंट मत कीजिएगा, मतलब ये जितना मर्जी उतना कीजिए। स्मॉल कंपनी, ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, ब्रांच ऑडिट, फॉरेन कंपनी का ऑडिट जितना मर्जी उतना कीजिए, ये कंपनी 20 के लिमिट में नहीं आते। तो एक सीए मैक्सिमम कितनी कंपनी ऑडिट कर सकता है? 20, 20 काउंट करते समय स्मॉल कंपनी, ओपीसी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम का है, ब्रांच ऑडिट और फॉरेन कंपनी शामिल नहीं है। मतलब ये जितनी मर्जी उतना करो। अ पर्सन कन्विक्टेड, अगर कोई वो पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो गया भैया, कोर्ट ने आपको अपराधी घोषित कर दिया, क्या किया था आपने? फ्रॉड। कितनी सजा हो गई? 10 साल, 10 ईयर, और 10 साल हैव नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। जिस दिन सजा हुई है, सजा हुए अभी 10 साल नहीं बीते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई। मतलब सजा हो गई, 10 साल बीत जाए तो आप ऑडिटर हो सकते हैं, 10 साल नहीं बीते हैं तो आप ऑडिटर नहीं हो सकते हैं। फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन सजा सुनाई गई वहां से 10 साल। और अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड सर्विसेज देता है, कौन वाले प्रोहिबिटेड सर्विस? सेक्शन 144 वाले, जो आपको मना किया गया था कि ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्विसेज, अगर वो वाले सर्विसेज दे रहे हैं किसी कंपनी में, सब्सिडरी में या होल्डिंग में, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ एसोसिएट और फेलो नहीं है, यहाँ बोला कि सिर्फ अगर किसी कंपनी में या उसकी सब्सिडरी होल्डिंग में प्रोहिबिटेड सर्विस दे रहे हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन है भाई। If a person appointed as an auditor incur any of the disqualification specified in section 141 subsection 3, after his appointment he shall vacate his office। आप ऑडिटर हो गए और ऑडिटर होने के बाद जो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में ये डिस्क्वालिफिकेशन थे, अगर वो आपने अट्रैक्ट कर लिया तो आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं आईसीआई में 7, 8, 9, 10, एक बार बना लीजिए, सेक्शन 141 निपटाइए। तो आज की क्लास में आपने एक सेक्शन पढ़ा जो कि बहुत बड़ा था, 141,
उस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं, इलस्ट्रेशन नंबर आईसीआई के बुक में इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 और 10 आज ही बनाइए और डिस्क्वालिफिकेशन निपटाइए। कल की क्लास में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, ऑडिटर चैप्टर को आगे करेंगे। आज आपका काम है डिस्क्वालिफिकेशन को सारे बच्चे सेक्शन 141 को आज कंप्लीट करेंगे। ये आपका काम है रिवीजन शेड्यूल में। थैंक यू वेरी मच। बने रहें, पढ़ते रहें, लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ये चारों इलस्ट्रेशन करके देखिए क्या आपसे हो रहा है। अगर आंसर है यस, बिना आंसर देखे आप बता पा रहे हैं तो आपका सेक्शन 141 कंप्लीटेड। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट, थैंक यू।